अस्सलामुअलैकुम देवता एपिसोड 273। मैं एक शानदार होटल के फर्स्ट फ्लोर पर बैठा हुआ था। मेरी एक तरफ दबीज शीशों की दीवार थी। इस दीवार के पार बहुत ही खूबसूरत स्विमिंग पूल था। रात के 9 बजे थे, लेकिन मौसम गर्मा के बायस हसीन औरतें मुख्तसर तरीन लिबास में तैर रही थीं। साफ और शफाफ पानी की तह में रंग बिरंगी रोशनियां थीं जो इन जल परियों को रंगीन और संगीन बना रही थीं। पूल के किनारे अय्याश दौलतमंद शराब पी रहे थे और अपने पहलू में बैठी हुई जवानियों को भी पिला रहे थे। मैं मौजूदा हालात में ऐसे होशरुबा मनाजिर में दिलचस्पी नहीं ले सकता था। वहां से उठकर दूसरी मेज पर जाना चाहता था, तभी हैरत से उछल पड़ा। स्विमिंग पूल के पास लैला नजर आई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। दूसरी नाकाबिल यकीन बात यह थी कि वो पापा डूक के साथ पूल के किनारे चलती हुई पार्किंग शेड की तरफ जा रही थी। मैंने मेज पर से छलांग लगाई, मुख्तलिफ मेजों के दरमियान से दौड़ते हुए, लोगों से टकराते हुए, उन्हें दाएं बाएं धकेलते हुए जीने पर आया। वहां से नीचे जाने लगा। मेरी इस हरकत से पहली मंजिल पर हलचल पैदा हो गई थी। औरतें चीखने लगी थीं, मर्द मुझे बातें सुना रहे थे। जी चाहता था शीशे की दीवार तोड़कर पहली मंजिल से छलांग लगाकर पूल के किनारे लैला के पास पहुंच जाऊं, लेकिन शीशे के दूसरी तरफ आहनी जालियां थीं, इसलिए मुझे जीने के रास्ते नीचे जाना पड़ा। स्विमिंग पूल के किनारे पहुंचा तो लैला और पापा डूक नजर नहीं आए। मैंने पार्किंग शेड की तरफ दौड़ लगाई। पता नहीं कितनी हसीनाओं से और कितने दिल जलों से टकराता गया। बहुत दूर एक नीली कार में लैला बैठ रही थी। मैंने उसका नाम लेकर मुखातिब किया। पापा डूक ने सर घुमाकर मुझे दौड़ते हुए देखा, फिर तेजी से कार में घुस गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। मैंने करीब पहुंचते ही छलांग लगाई। गाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंचा, बल्कि उसे छू लिया, मगर वो आगे बढ़ गई। मैं जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा। मेरे अंदर जैसे बिजली भर गई थी। मैं उछलकर खड़ा हुआ। पापा डूक की गाड़ी एक टर्न लेकर गेट से बाहर जा रही थी। खिड़की के पास बैठी हुई लैला साफ नजर आई। वो एक तरफ खुला में यूं तक रही थी जैसे सहरजदा हो। मैं तड़प कर रह गया। उसे चीख चीख कर आवाजें देता हुआ अपनी कार में आकर बैठा। उसे स्टार्ट किया। रिवर्स गियर पर पीछे ले जाकर टर्न लेना चाहा तो दूसरी कार सामने से गुजरने लगी। इस दूसरी कार को भी सामने वाली गाड़ी के बायस फौरी रास्ता नहीं मिल रहा था और मैं दीवानावार हॉर्न देता जा रहा था। आखिर रास्ता मिल गया। मैंने गेट पर आकर दरबान से पूछा, नीले रंग की मज़दा किधर गई है? दरबान ने एक तरफ इशारा किया। मैंने उधर कार दौड़ा दी। मुझे होश नहीं था कि मैं कितनी रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूं और कितनी गाड़ियों को टक्करें मारता हुआ उनसे आगे निकल रहा हूं। ट्रैफिक पुलिस की एक गाड़ी मेरे पीछे सायरन बजाती हुई आ रही थी। मुझे पीछे देखने की फुर्सत नहीं थी। मैं आगे दूर तक देख रहा था। पापा डूक की गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैं मायूस होता जा रहा था। एक मोड़ पर पुलिस की गाड़ी मेरे बराबर आ गई। सार्जेंट ने हुक्म दिया, ये पागल के बच्चे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक स्टीयरिंग को तेजी से एक तरफ घुमाया। गाड़ी घूमती हुई फुटपाथ पर चढ़ी और शीशे के शोकेस को तोड़ती हुई मैं उसे बेनियाज होकर दूर तक ड्राइव करता रहा। देर तक ड्राइव करता रहा, मगर वो गाड़ी नजर नहीं आई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस की 2 और गाड़ियां मुझे रोकने आई। मैंने उन्हें भी दूसरी तरफ घुमा दिया, लेकिन मेरी लैला जहां घूम गई थी और गुम हो गई थी वहां तक ना पहुंच सका। मैंने अपनी कार एक जगह छोड़ दी, रास्ता बदलकर दूसरी जगह आया। वहां से टैक्सी में बैठकर तीसरी जगह पहुंचा। फिर एक फुटपाथ से दूसरी फुटपाथ पर तेजी से चलते हुए 15 मिनट बाद एक बंगले में पहुंचा। फिर कॉल बेल के बटन को दबाया। वहां बाबा साहब के इदारे का एक जासूस यहूदी इंजीनियर बनकर रहता था। उसने दरवाजा खोलकर मुझे सवालिया नजरों से देखा। मैंने मखसूस कोडवर्ड्स अदा किए। वो मुस्कुराकर बोला, खुशामदीद मिस्टर वुल्फ, तशरीफ लाएं। मैं अंदर आया। उसने दरवाजे को बंद किया। मैंने अपने लिबास और जूते का नाप बताकर कहा, मेरे लिए ज़रूरी सामान मुहैया करो। एक खास मेकअप मैन को बुलाओ या मेकअप का सामान लेकर आओ। मैं तुम्हारा चेहरा अपना कर यहाँ रहूँगा। तुम कुछ रोज़ के लिए खुफिया अड्डे में चले जाओ। उसने कहा, तमाम ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। आपको मेरा नाम और चेहरा अपनाने से पहले यहाँ मेरी मसरूफियात की तमाम तफसीलात मालूम करनी होंगी। मुझे मालूम है तुम्हारा नाम जूडी ऑस्कर है। तुम एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर हो। तुमने पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। अगले माह दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो। तब तक के लिए छुट्टियाँ गुजार रहे हो। वो मुस्कुराकर बोला, मैं भूल गया था कि आप दिमाग में पहुंचकर सब कुछ मालूम कर लेती हैं। हाँ, और जो बात मालूम ना हो उसे फौरी तौर पर ख्याल ख्वानी के जरिए मालूम कर लेता हूँ। मैं तुमसे दिमागी राब्ता रखूंगा। फिलहाल मैं किसी कमरे में 1 घंटे तक बिल्कुल तनहा रहूंगा। मुझे मुखातिब न करना। उसने मुझे कमरे में पहुंचाया। मैं दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ गया। अब मेरे सामने बहुत कुछ सोचने समझने के लिए और बहुत कुछ कर गुजरने के लिए था। सोचने की बात यह थी कि लैला पेरिस गई थी, फिर 30 घंटे बाद वापस इसी शहर में कैसे पहुंच गई। फिर यह कि हमारे बदतरीन दुश्मन के साथ नजर आई थी। पापा डू की मौजूदगी ने समझा दिया था कि गोल्डन ब्रेन्स ने लैला को अगवा कराया है और उसे यह रकमाल बनाकर अपनी कुछ शराइत मनवाना चाहते हैं। लैला अपने असली रूप में थी। उस पर तनवीमी अमल करने वाले ने यह मालूम कर लिया होगा कि मैं उसके साथ किस यहूदी शख्स के रूप में था और हमारी रिहाइश का कहाँ है।
ये मेरे लिए बेहतर हुआ कि मैं सुबह ही से इस रिहाइशगाह से निकल गया था और शहर में घूमता फिर रहा था। रात को वहां वापस जाने वाला था। अगर चला जाता तो यकीनन गिरफ्तार हो जाता। पापा डूक उसे तफरी गाहों में इसलिए खुलेआम साथ लिए फिर रहा था कि मैं उसे देखकर काबू से बाहर हो जाऊं, खुद को जाहिर कर दूं, और मैंने तकरीबन यही किया था। दीवानावार लैला का पीछा कर रहा था। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों में मुसल्लह फौजी जवानों को देखकर अकल आई कि मुझे लैला के जरिए ट्रैप किया जा रहा है। यह समझने के बाद ही मैंने अपनी कार एक जगह छोड़ दी थी, कभी टैक्सी में बैठकर, कभी पैदल चलते हुए। यकीन किया कि मेरा ताक़ुब नहीं हो रहा है। तब मैं जूडी ऑस्कर की रिहाइशगाह में चला आया। अब लैला के लिए ज़्यादा फिक्र नहीं थी। मैंने उसे सही सलामत देखा था और पूरे यकीन था कि दुश्मन उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसका मकसद यही था कि मैं और सोनिया लैला के हसूल के लिए अपने खुफिया पनाहगाहों से निकल आएं। मैंने सोनिया को मुखातिब करके कहा, क्या यकीन करोगी कि मैंने अभी लैला को यहाँ इसी शहर में देखा है? क्या वाकई लैला यहाँ कैसे पहुँच गई ये तो बाद में मालूम होगा। एक अंदाज है कि उसे पेरिस से ही ट्रैप करके यहाँ लाया गया है। मजीद हैरानी की बात यह है कि वो पापा डूक के साथ थी। तुम नींद में हो या नशे में? तुम्हारी यकीन ना करने से आंखों देख की हकीकत नहीं बदलेगी। मैंने होटल शेरटन के स्विमिंग पूल के सामने उन्हें देखा है, फिर पार्किंग शेड में दोनों नजर आए। मैंने कार में ताक्कुब किया। ट्रैफिक पुलिस की जो गाड़ियां मुझे रोकने और पकड़ने के लिए आई उसमें मुसल्लह फौजी थे। तब समझ में आया कि वो मुझे और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए लैला और पापा डूक को मंजरेआम पर लाए हैं। वो कायल होकर बोली, बिल्कुल यही बात है। वो हमें खुफिया पनाहगाहों से बाहर लाने के लिए ऐसी चालें चल रहे हैं। उनकी ये चाल कामयाब रही, मैं उनकी नज़रों में आ गया हूँ। आइंदा तुम्हारी बारी है। मैं ना तो लैला की दीवानी हूँ, ना पापा डूक को देखकर जोश में आ सकती हूँ। मैं तुम्हारी जगह होती तो यूं दोनों के पीछे न भागती। खामोशी से ताक़ुब करती हुई पापा डूक या गोल्डन ब्रेन्स की खुफिया रिहाइशगाहों तक पहुंच जाती। मैंने सोनिया के सामने नहीं बल्कि दिल में तस्लीम कर लिया कि लैला को देखकर भड़क गया था। बेख्तियार दौड़ने और उसे पुकारने के बजाय सब्र तहम्मुल से उनका ताक़ुब करता तो अब तक लैला को हासिल कर चुका था और पापा डूक भी बच कर न जाता। सोनिया ने पूछा, अब क्या कर रहे हो? पुराना मेकअप उतार रहा हूँ, नया चेहरा अपना रहा हूँ। इसके बाद मैं चैन से बैठूंगा, न दुश्मनों को सुकून का सांस लेने दूंगा। लैला उन्हें बहुत महंगी पड़ेगी। सिर्फ जज्बात में ना बोलो, अकल से भी काम लो। और ये ना भूलो कि सही प्लानिंग पर अमल करके ही दुश्मनों तक पहुंच सकोगे। तुम क्या कर रही हो? करना तो तुम्हें है, क्योंकि ख्याल ख्वानी के जरिए दूर तक रास्ता बना सकते हो। कोई रास्ता बन जाए तो मैं हरकत में आऊंगी। मैं अपनी जगह हाजिर हो गया। मैंने 2 माह पहले यहूदी जनरल टायर के दिमाग में रहकर एक टीवी स्क्रीन पर गोल्डन ब्रेन्स को देखा था। वो गोल्डन ब्रेन्स हमेशा कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन के जरिए इसराइल के आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान से रब्ता करते थे। स्क्रीन पर उनके चेहरे नकली और आवाज़ें बनावटी होती थीं। ऐसी एहतियाती तदाबीर ने उन्हें हमारी टेलीपैथी से महफूज रखा था। सोनिया से इस सिलसिले में कई बार बहस हुई कि वो तमाम गोल्डन ब्रेन्स कहाँ एक दूसरे से मिलते हैं और किस खुफिया अड्डे में बैठकर यहूदी अकाबरीन से गुफ्तगू करते हैं। हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उन्होंने ज़ेरे ज़मीन बहुत बड़ी पनाहगाह बनवाई है और जिन इंजीनियरों और कारीगरों ने मेहनत और मुशक्क़त से बनाई है, उन इंजीनियरों और कारीगरों को या तो मार डाला गया है या किसी दूसरे मुल्क में उनका ठिकाना बना दिया है। अगर वो जिंदा भी थे तो उनके दिमागों तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं था। आज मेरे अंदर तहरीक पैदा हुई कि कहीं से कोई जरिया पैदा करना चाहिए। इंसान मैदान अमल में खम ठोंक कर आ जाए तो कोई काम नामुमकिन नहीं रहता। मैं बंद कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में आया। जूडी ऑस्कर ने कहा, आपकी ज़रूरियात की बहुत सी चीज़ें आ गई हैं और कुछ आ रही हैं। हमारा माहिर मेकअप मैन दूसरे कमरे में सो रहा है, आपके हुक्म पर उठेगा। मैंने कहा, तुम इंजीनियर हो, यहाँ के बड़े बड़े नामी ग्रामी इंजीनियर्स को जानते हो। मैं खसूसन किसी बहुत बड़े मिलिट्री इंजीनियर के मुतालिक कुछ मालूम करना चाहता हूँ। एक मिलिट्री इंजीनियर बहुत ही मगरूर और सख्त मिजाज का हामिल है। किसी इमारत में तय खाना बनाने से पहले फौज के आला अफसरों से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। हमारी कंपनी ने एक तय खाने की तामीर के लिए दरख्वास्त दी थी। जवाबन मुझे हेडक्वार्टर में तलब किया गया। मैंने तय खाने का नक्शा उस फौजी इंजीनियर के सामने पेश किया था। उसने नक्शा देखा और उसे पुर्जे पुर्जे करके मेरे मुंह पर दे मारा। फिर मुझसे कहा, तुम बुनियादी तौर पर इसराइल में पैदा होने वाले यहूदी नहीं हो, जर्मनी से हिजरत करके आए हो। बाहर से आने वालों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बहरहाल हमें इस इमारत में तय खाना बनाने की इजाज़त नहीं दी गई। क्या तुम्हें उस मिलिट्री इंजीनियर का फ़ोन नंबर मालूम है? मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मुतलका फाइल में है। प्लीज़ वो नंबर अभी निकालो। वो एक कमरे में गया। वहाँ उसने मतलूबा फाइल ढूंढ कर निकाली। उसमें फ़ौजी अफसरान से की जाने वाली ख़त व किताबत की नकलें मौजूद थीं। फ़ोन नंबर भी था। मैंने कहा, ये नंबर अभी डायल करो, लेकिन अपनी आवाज़ ना सुनाना। मैं उसके दिमाग में पहुँच गया। उसने नंबर डायल किया। राब्ता कायम होने पर देर तक फ़ोन की घंटी बजती रही। फिर एक फ़ौजी जवान की आवाज़ आई, कौन है? किसने फ़ोन किया है? जूडी ऑस्कर ने मेरा इशारा पाकर रिसीवर रख दिया। मैं उस फौजी जवान के दिमाग में पहुंचा। आधी रात हो रही थी। वह मिलिट्री इंजीनियर अपने फौजी क्वार्टर में नहीं था। फौजी जवान उसकी वापसी के इंतजार में जाग रहा था। उसकी सोच बता रही थी कि अफसर अभी कैसीनो में जुआ खेल रहा होगा और शराब पी रहा होगा। उस अफसर इंजीनियर ने जवान को हुक्म दिया था कि कोई खास मामला हो या कोई खास फ़ोन आए तो वो कैसीनो के फ़ोन पर इतला करे।
फौजी जवान ने मेरी मर्जी के मुताबिक कैसीनो में फ़ोन किया। राब्ता कायम होने पर पूछा गया कौन है, किससे बात करना चाहते हो। जवान ने अपने अफसर का नाम बताया। थोड़ी देर बाद उस अफसर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उसकी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। वो शराब के नशे में मस्त था। एक हसीना के साथ खड़ा हुआ हेलो हेलो कह रहा था। फिर हसीना की तरफ रिसीवर बढ़ाकर बोला, ज़रा तुम सुनो, मालूम होता है टेलीफोन ने बहुत पी ली है, मदहोशी में गूंगा हो गया है। हसीना ने हंसते हुए रिसीवर रख दिया। लाइन कट गई है। चलो। कहाँ चलो? इतनी जल्दी भूल गए, हम कसीनो से जा रही हैं। तुम आज की रात मेरे साथ गुजारोगे, कम ऑन। वो उसे सहारा देकर ले जाने लगी। मैंने उसकी सोच में कहा, इस शहर में जितनी ज़ेर ज़मीन सरकारी पनाहगाहें और खुफिया अड्डे हैं, मैं उन सब के मुतल्लिक जानता हूँ। मैं ये बात उसकी सोच में कह रहा था और वो यही बात नशे में बुड़बुड़ा रहा था। हसीना राजदारी से बोली, डार्लिंग ऐसी बातें रास्ते में ना करो, मेरे कमरे में दिल खोल कर बुड़बुड़ाते रहना। उसने मिलिट्री इंजीनियर को कार की अगली सीट पर बिठाया, फिर खुद स्टीयरिंग सीट पर आकर कार स्टार्ट करते हुए बोली, हाँ अब बताओ, ज़ेर ज़मीन अड्डे कितने और कहाँ कहाँ हैं? उस हसीना के सवाल ने मुझे चौंका दिया। मैं जो चाहता था वो वही सवाल कर रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए इंजीनियर को छोड़कर उस हसीना के अंदर चला गया। उसने कार ड्राइव करने के दौरान डैशबोर्ड के खाने में रखे हुए मिनी रिकॉर्डर को ऑन कर दिया था। इंजीनियर जितने ज़ेर ज़मीन अड्डों के मुतल्लिक बोल रहा था वो तमाम बातें रिकॉर्ड हो रही थीं। उस हसीना के चोर ख्यालात ने मुझे बताया कि वो CIA की एक नामवर शातिर एजेंट है। अमेरिका अगरचे इसराइल का सरपरस्त है। इसराइल के इतने नखरे उठाता है जितने कोई अपनी दाश्ता के बिना उठाता होगा। इसके बावजूद इसराइल की कुछ पॉलिसियां ऐसी होती हैं जो अमरीकी हुकाम को पसंद नहीं आती हैं। वो इसराइली हुकाम को ऐसी पॉलिसियों से बाज नहीं रख सकते थे क्योंकि वहाँ के असल पॉलिसी मेकर गोल्डन ब्रेन्स थे और गोल्डन ब्रेन्स अमरीकी हुकाम के काबू में नहीं आते थे। वो खुद को जाहिर नहीं करते थे। उनकी छोटी बड़ी कमजोरियां CIA के हाथ में नहीं आती थीं। उन्हें अपने ज़ेर असर लाने के लिए ज़रूरी था कि पहले गोल्डन ब्रेन्स का सुराग लगाया जाए, वो खुफिया अड्डा तलाश किया जाए जहां ये पाए जा सकती हैं। CIA ने बहुत अरसे से जाल फैला रखा था। गोल्डन ब्रेन्स को आनी पर्दों से बाहर लाने में कितने ही अमरीकी जासूस नाकाम रहे थे। अब अमरीकी CIA की शातिर जासूसा जूसी वावेला उन गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने के लिए आई थी और सही सिमत इख्तियार करते हुए मिलिट्री इंजीनियर्स पर डोरे डाल रही थी। इंजीनियर शराब की मस्ती में उस पर बार बार लद रहा था और वो बार बार उसे परे हटाते हुए बोल रही थी, प्लीज़ सब्र करो वरना हादसा हो जाएगा। तुम कह रहे थे तमाम ज़ेर ज़मीन अड्डों से वाकिफ़ हो, लेकिन ऐसे भी अड्डे हो सकते हैं जो तुम्हारे इल्म में ना हो। हरगिज़ नहीं। मैं अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के नक्शे पास करता हूँ। कोई तहखाना मेरे दस्तखत के बगैर नहीं बन सकता। ये तुम्हारा फजूल सा दावा है। कोई खुफिया सरकारी तहखाना ऐसा भी होगा जो तुम्हारे इल्म में ना हो। मेरे इल्म में नहीं होगा तो और किसके इल्म में होगा? उस इंजीनियर के इल्म में जो तुमसे पहले तुम्हारे मौजूदा ओहदे पर था, जिसके जाने के बाद तुम इस ओहदे पर आए हो। क्या तुम्हें पता है वो इंजीनियर कहाँ है? मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि उसका पता करूं। जूसी वावेला ने गाड़ी एक तरफ रोक दी। उसके गले में बाहें डालकर बोली, डार्लिंग तुम कितने ज़बरदस्त मर्द हो, मैं तुम्हारे पास आने के लिए गाड़ी रोक देती हूँ। वो अपनी तारीफ सुनकर नशे में कुछ ज़्यादा ही झूम गया। उसे आगोश में लेने के लिए उस पर झुका तो वो गीले साबुन की तरह हाथ से फिसल गई। दूर होकर बोली, जाओ, मैं नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? तुम अपने से पहले वाले इंजीनियर के मुतल्लिक बताओ। हाय, ऐसे क्यों तड़पाती हो? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने साहब इंजीनियर को कई बरस से नहीं देखा। शायद वो मर चुका है। उसके बीवी बच्चे तो होंगे। ज़रूर हैं। रॉबिन स्ट्रीट में रहते हैं। क्यों ना हम उस बेवा के बंगले में चलें? वहाँ जाकर क्या करेंगे? ऐश करेंगे। मेरी माँ तुम्हें मेरे बेडरूम में जाने नहीं देगी। मेरे कमरे में मुझे हासिल नहीं कर सकोगे। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतनी देर से जो सवालात कर रही हूँ तो इसका मकसद यही था कि किसी दूसरे मकान का पता मालूम करूँ। मुझे मकान नंबर बताओ। वो बताने लगा। उसके मुताबिक वो ड्राइव करती हुई रॉबिन स्ट्रीट पहुंची। फिर उस बंगले के सामने गाड़ी रोक दी जहां साहब के इंजीनियर के बीवी बच्चे रहते थे। जूसी वावेला ने खला में तकते हुए सोच के जरिए पूछा, हेलो डिबॉर्बिन, क्या तुम मेरे अंदर हो? डिबॉर्बिन की सोच सुनाई दी, मैं मौजूद हूँ। जूसी ने कहा, इस कुत्ते को बंगले के अंदर पहुंचाओ। इसके जरिए साहब के इंजीनियर की बीवी बच्चों के दिमाग में पहुंचकर तस्दीक करो कि यह हमारी मंजिल है या नहीं। मैं अभी से ले जा रहा हूँ। दूसरे लम्हे वो मिलिट्री इंजीनियर कार से बाहर जाने लगा। यानी डिबॉर्बिन उसे ले जा रहा था। ये वही डिबॉर्बिन था जिसे सलमान वास्ती ने अमेरिका में ट्रैप किया था और उसे अपना मामूल बना लिया था। हमने अब तक जितने टेलीपैथी जानने वालों को अपना मामूल बनाया है, उनकी निगरानी वक्त ज़रूरत करते रहती हैं। तनवीमी अमल का असर ख़त्म होने से बहुत पहले ही उन पर दोबारा अमल करके फिर अपने ज़ेर असर ले आती हैं। तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद उन्हें याद नहीं रहता कि हमने उन पर अमल किया था और वो हमारे मामूल हैं। डिबॉर्बिन भी इस हकीकत से बेखबर था। वो इंजीनियर के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसे बंगले के बरामदे में ले आया। कॉल बेल का बटन दबाकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर बनी हुई एक बालिश्त की खिड़की खुली। एक औरत ने झांक कर पूछा, कौन है?
इंजीनियर ने खिड़की के सामने चेहरा लाकर कहा, मैं हूँ, शायद तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारे शौहर के ओहदे पर मिलिट्री इंजीनियर हूँ। औरत ने पूछा, इतनी रात को क्यों आए हो? इंजीनियर ने डी बॉर्बन की हदायत के मुताबिक कहा, तुम्हारे शौहर से मिलना चाहता हूँ। वो बोली, मेरा शौहर ना इस घर में है और ना इस मुल्क में। तुम एक जिम्मेदार अफसर हो, तुम्हें इतनी रात को यहाँ आकर मेरे शौहर को पूछकर गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देना चाहिए। चले जाओ यहाँ से। उसने बालिश भर खिड़की बंद कर दी। मैं उस औरत के दिमाग में पहुंच गया। वह तशवीश में मुब्तला हो गई थी। सोच रही थी वो फौजी अफसर बहुत नशे में था। नशे में से मेरा शौहर क्यों याद आ रहा था? नशे में तो मस्ती सूझती है। शराबी अय्याश को मेरा घर क्यों याद आया? ये मेरे पास क्यों आया? मैं तो बूढ़ी हूँ, क्या नशे में जवान नजर आ रही हूँ? वो बंद दरवाजे के पास से चलती हुई टेलीफोन के पास आकर सोचने लगी कोई गड़बड़ है, मुझे मखसूस नंबर पर इतला देना चाहिए। डी बॉर्बन ने उसे रिसीवर उठाने नहीं दिया। उसकी सोच में पूछा, मुझे फ़ोन पर किसे इतला देना चाहिए और क्या कहना चाहिए? उसकी सोच ने कहा, मुझे फौज के जनरल ने कहा था अगर कोई मेरे शौहर में दिलचस्पी ले या उसके मुतालिक कोई सवाल करे तो मुझे नंबर 616131 डायल करके उस दिलचस्पी लेने वाले के मुतालिक रिपोर्ट देना चाहिए। वो नहीं जानती थी कि वो नंबर किसका है और वो किसे रिपोर्ट देने वाली है। वो जिसे भी रिपोर्ट देती हमारे लिए बात बिगड़ जाती। डी बॉर्बन ने उसकी सोच में कहा, मेरे शौहर के लिए खतरा हो सकता है, पहले उसे इतला देना चाहिए। उसकी अपनी सोच ने कहा, मैं कैसे इतला दूं, मुझे उसका पता ठिकाना मालूम नहीं। साल में एक बार हुकूमत की इजाज़त से मुल्क के बाहर जाती हूँ। मेरा शौहर कभी मुझे इस्तांबुल में, कभी रोम में और कभी पेरिस या लंदन में मिलता है। मैं उसके साथ 2 हफ्ते गुजारती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ। उसकी सोच ने बताया कि उसके शौहर की कई तस्वीरें हैं जिन्हें वह अलमारी में छुपा कर रखती है। उसके शौहर ने उसे ताकीद की थी कि वह तस्वीरें जला डाले ताकि कोई उसे सूरत से ना पहचान सके। वो पूछती थी आखिर वो दुनिया वालों से छुपता क्यों है, और वह कहता था यह सरकारी राज है, इस सिलसिले में कोई सवाल ना किया करो। उसने शौहर की हदायत के बरखिलाफ तस्वीरें नहीं जलाई थी। मोहब्बत करने वाली बीवी थी, अपने हाथों से शौहर को जला नहीं सकती थी, इसलिए उन्हें अलमारी में छुपा कर रखा था। मैं थोड़ी देर के लिए उसके दिमाग से निकल आया। मुझे यकीन था डी बॉर्बन उसे गिरफ्त में रखेगा। मैंने सोनिया को मुखातिब करके उसे बताया कि मैं किस तरह तेजी से गोल्डन ब्रेन्स के खुफिया अड्डे तक पहुंचने वाला हूं और अब जूडी ऑस्कर की रिहाइशगाह से निकलकर साबका इंजीनियर के बंगले में जाऊंगा। अलमारी से उसकी तस्वीर निकालूंगा, फिर एक की तस्वीर आंखों में झांकते हुए उस साबका इंजीनियर के दिमाग में पहुंच जाऊंगा। सोनिया ने कहा, फरहाद जिंदा हो गया है, तुम आवाज़ की रफ्तार से जा रहे हो, दुश्मनों की खैर नहीं। मेरी एक बात मानो, तुम वहां ना जाओ, पहले अपना चेहरा तब्दील करो। मैं जा रही हूँ, वहां से तस्वीर ले आऊंगी। वो जूडी ऑस्कर को सामने बिठाकर मेरा चेहरा तब्दील करने लगा। मैंने इस दौरान उस औरत के दिमाग में पहुंचना चाहा तो उसका दिमाग मौत के अंधेरे में डूब चुका था। डी बॉर्बन को उसे हलाक नहीं करना चाहिए था। मैंने सलमान का लहजा इख्तियार किया, फिर उसकी सोच की लहरों को अपनाकर डी बॉर्बन के दिमाग में पहुंचा तो उसने मुझे महसूस नहीं किया, क्योंकि वह सलमान का मामूल था। उसकी सोच ने बताया कि वो औरत प्रॉब्लम बन गई थी। उसके दिमाग को थोड़ी देर के लिए भी ढील दी जाती तो वह मखसूस नंबर डायल करके जनरल या गोल्डन ब्रेन्स को अलर्ट कर देती। फिर पता चला डी बॉर्बन भी तेल अबैब में है, CIA की जूसी वावेला की मदद के लिए उसके साथ आया है और अब होटल से निकलकर साबके इंजीनियर के बंगले की तरफ जा रहा है। उसने सोनिया से कहा, डी बॉर्बन भी तस्वीरें हासिल करने बंगले में जा रहा है, कोई बात नहीं, उसे आने दो। वह बंगले में पहुंच गई। दरवाज़ा खुला था। एक कमरे में बिस्तर पर वो औरत मुर्दा पड़ी थी। डी बॉर्बन ने उसकी सांस रोक दी थी। सोनिया ने तकिए के नीचे से चाबियां निकालकर यके बाद दीगरे कई चाबियों की अलमारी के लॉक में आजमाया। आखिरकार अलमारी खुल गई, तस्वीरें मिल गईं। उसी वक्त डी बॉर्बन पहुंच गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? सोनिया ने कहा, तुम जिसकी तस्वीरें लेने आए हो, मैं उसकी बीवी हूँ। झूठ बोलती है, उसकी बीवी की लाश उधर कमरे में है। तुमने उसे बीवी समझकर मार डाला और जो बीवी है वो तुम्हारे सामने है। देखो मैं कितनी वफादार बीवी हूँ शौहर की हिफाजत के लिए। तस्वीरों को तुमसे दूर लेकर जा रही हूँ। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा मगर मार खाकर पीछे गया। मैंने उसे और पीछे गिरा दिया। मार खाने के बाद जो तकलीफ थी उसका एहसास इतना बढ़ा दिया कि उसे फर्श पर से उठने में देर लगी। इतनी देर में सोनिया बाहर आ गई थी। बाहर जूसी वावेला खड़ी हुई थी। उसने ललकार कर कहा, ए रुक जाओ, तुम कौन हो? सोनिया मुकाबला करने में वक्त ज़ाया नहीं करती, मक्कारी से काम लेती है। वो घबराहट से बोली, बंगले के अंदर कुछ लोगों ने डी बॉर्बन को घेर लिया है। मैं तस्वीरें ले आई हूँ, इन्हें लेकर फौरन यहाँ से भागो, बॉर्बन बाद में आ जाएगा। उसने जूसी को तस्वीरें दी, उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। फिर वो जैसे ही स्टीयरिंग सीट पर जाने लगी उसने पूरी कुव्वत से उसे बंद कर दिया। जूसी दरवाजे में फंस गई। सख्त चोटें आईं। सोनिया ने यह अमल एक बार फिर दोहराया। इसके बाद जूसी में खड़े रहने की सक्कत न रही। बेचारी के दिल में 2-2 हाथ करने की हसरत रह गई। वह जमीन पर गिर पड़ी। सोनिया ने उसके हाथ से तस्वीरें ली, उसकी गाड़ी की चाबी निकाली, फिर वहां से दौड़ती हुई रॉबिन स्ट्रीट के मोड़ पर आई। वहां उसकी कार खड़ी हुई थी। डी बॉर्बन बंगले से निकलकर दौड़ता रहा था। सोनिया ने कार स्टार्ट की। जब वो करीब आया तो उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, फिर रोक दी। उसने एक बार कार की तरफ छलांग लगाई। सोनिया तेज रफ्तारी से ड्राइव करती हुई उससे दूर होती चली गई। वह घुंसा दिखाकर गालियां देता हुआ दौड़ रहा था। जब कार नजरों से ओझल हो गई तो वो रुककर हाँफने लगा। इतनी जबरदस्त मेहनत के बाद बड़ी शानदार कामयाबी हो
और वो कामयाबी अचानक नाकामी में तब्दील हो जाए तो मेहनत करने वाला गुस्से से पागल हो जाता है। जूसी और डी बॉर्बिन का यही हाल हो रहा था। सोनिया मेरे पास आ गई। मेरे चेहरे पर तब्दीलियां हो रही थीं। मेकअप मैन ने ज़रा देर के लिए हाथ रोक लिया। मैंने सोनिया की लाई हुई तस्वीरें देखी। फिर एक तस्वीर की आंखों में झांकता हुआ उसके दिमाग में पहुंच गया। फिर मेकअप मैन से कहा वो अपना काम जारी रखे। सोनिया ने पूछा क्या वो जिंदा है? हाँ। मैं अभी उसके ख्यालात पढ़कर तफसील बताता हूँ। फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। उसका नाम जोए रोमेरो था। उसे खुफिया पनाहगाहें बनाने का खासा तजुर्बा था। उसने 6 बरस पहले खुफिया सरकारी अहकामात के मुताबिक एक ज़ेरे ज़मीन अड्डा बनाया था जिसके 4 दरवाजे थे। एक दरवाजे से आने जाने वाले को बाकी 3 दरवाज़ों का इल्म नहीं होता था। इसी तरह दूसरे, तीसरे और चौथे दरवाजे से दाखिल होने वाले को बाकी 3 दरवाजे नहीं मिलते थे। ऐसा इसलिए किया गया था कि गोल्डन ब्रेन्स एक दूसरे की आमदोरफ्त को ना देख सकें और ना इस अड्डे में आने के बाद एक दूसरे की असलियत को जान सकें, क्योंकि वो अड्डे में दाखिल होने के बाद अपने अपने खास कमरे में जाकर चेहरे तब्दील करते थे और लहजा बदल लेते थे। इस अड्डे में सिर्फ एक छोटा सा हॉल था जहां वो चारों चेहरे बदलने के बाद एक दूसरे के सामने आते थे। इसराइली हुकाम और फौजी अफसरान इस अड्डे से वाकिफ नहीं थे। सिर्फ इंजीनियर जोए रोमेरो वहां के एक हिस्से को जानता था। गोल्डन ब्रेन्स अपने राज में किसी को शरीक नहीं करते। उन्होंने सोचा था अड्डे की तकमील के बाद इंजीनियर जोए रोमेरो को गोली मार देंगे, लेकिन वो अड्डा पेचीदा था और बार बार मुरम्मत तलब रहता था। बार बार जोए रोमेरो की खिदमात लाजमी होती। किसी दूसरे इंजीनियर को राज में शरीक करने से बेहतर था कि वो उसे ही राजदार बनाकर रखते। चंद नामालूम सरकारी अफराद ने उस पर पाबंदी आयद की थी कि आइंदा वो अपने पराए किसी से मुलाकात नहीं करेगा। टेलीफोन या खत्तो किताबत के जरिए भी राब्ता नहीं रखेगा। जब वो अड्डा मुकम्मल हो गया तो उसे मुल्क से बाहर लंदन में रिहाइश इख्तियार करने के लिए भेज दिया गया। उसकी बीवी बच्चों को यरगमाल बनाकर तिलबैब में रहने दिया और धमकी दी कि अगर वो लंदन में तन्हा जिंदगी नहीं गुजारेगा, किसी मर्द या औरत से दोस्ती करेगा, किसी को खुफिया अड्डे का राज बताएगा तो उसके बीवी बच्चों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाएगा। तब से उसने जुबान बंद रखी थी। गुमनामी की जिंदगी गुजारता था और यह अच्छी तरह समझता था कि दिन रात उसकी निगरानी होती रहती है। उसने बीवी को भी खुफिया अड्डे का राज नहीं बताया था और उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि घर में उसकी जो तस्वीरें रह गई हैं उन्हें ज़ाया कर दे। लेकिन वो नेक वक्त सिर्फ 2 हफ्ते के लिए शौहर से मिलती थी। बाकी साल भर उसकी तस्वीरों से दिल को बहलाती थी, इसलिए उन्हें ज़ाया नहीं किया। अब वो तस्वीरें हमारे काम आ रही थीं। मैंने उसकी आंखों में झांक कर दिमाग में पहुंचते ही मालूम किया था कि वो ज़ेरे ज़मीन अड्डा कहाँ है। उसकी सोच ने कहा, नेशनल लाइब्रेरी की जो 6 मंजिला इमारत है उसके तहखाने में वो भूल भुलैयों वाला अड्डा है। उस अड्डे के 4 हिस्से हैं, हर हिस्सा एक दूसरे से अलग है। वहाँ वो अपना चेहरा, आवाज़ और अपनी हर तरह की शनाख्त तब्दील करती हैं। फिर एक लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल के एक छोटे से हॉल में एक दूसरे के सामने आती हैं। यहीं से वो टीवी स्क्रीन पर इसराइली हुकाम को दिखाई देती हैं। नेशनल लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल पर जहाँ वो मिलते हैं वो जगह चारों तरफ मजबूत दीवारों से छुपी हुई है। कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं है, सिर्फ 4 लिफ्टों के जरिए वो चारों तहखानों से आते जाती हैं। वो जगह साउंड प्रूफ है। उसके चारों तरफ लाइब्रेरी है। वहां बैठकर मुतालिया करने वालों को कभी पता नहीं चलता कि तीसरी मंजिल का दरमियानी हिस्सा कितना पुरअसरार है। इंजीनियर जोए रोमेरो की सोच ने बताया कि उसने आज तक किसी गोल्डन ब्रेन को नहीं देखा। वो जानता था कि उसकी सख्त निगरानी होती है। उसका कोई गलत कदम या जरा सी चालाकी उसे मौत की नींद सुला सकती है। इसलिए उसने किसी गोल्डन ब्रेन के मुतालिक कुछ मालूम करने की हमाकत नहीं की। जब मैंने सोनिया को ये तमाम बातें बताई तो उसने खुश होकर मेरे हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, आज तुमने फरहाद अली तैमूर होने का सबूत दिया है। चूंकि वहाँ मेकअप मैन और जूडी ऑस्कर वगैरह मौजूद थे, इसलिए वो जापानी जुबान बोल रही थी। मैंने भी इसी जुबान में कहा, अगर आदमी सोता रहे तो इसका यह मतलब नहीं कि उसकी जहानत भी सो गई है। सो गई थी फरहाद, सो गई थी। ज़रा हिसाब करो, एक अरसा गुजर गया, तुमने मैदान अमल में कोई काबिल जिक्र कारनामा अंजाम नहीं दिया। जब भी तुम्हारा जिक्र आता है तो पता चलता है शेर सो रहा है। आज मैंने तुम्हें जगाया है। मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा। वो बोली, पहले तुम जब भी ख्याल ख्वानी के अलावा ज़ाती तौर पर दुश्मनों की तलाश में निकलते थे और तरह तरह की जहानत से भरपूर मंसूबों पर अमल करते थे तो दुश्मनों की शामत आ जाती थी और हम सब तुम्हारी हाजिर दिमागी से बहुत कुछ सीखते रहते थे। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोली, तुम एक तवील अरसे से हमें मायूस करते रहे। मैं सोचती थी शायद तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का खुद एहसास होगा, लेकिन तुमने जैसे गोशा नशीन रहने की कसम खा ली थी। मुझे पारस की बड़ी फिक्र थी, क्योंकि वो शऊरी या गैर शऊरी तौर पर तुम्हारे नक्शे कदम पर चलता है, तुम्हारी ही तरह बड़ी हाजिर दिमागी से मैदान मारता है। मैंने सोचा अगर वो भी तुम्हारी तरह आराम तलब हो गया और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली तो एक दिन दुश्मन उस पर आसानी से गालिब आ जाएंगे। वो अपनी जगह से उठ गई, फिर टहलते हुए बोली, बेटे का लहू गर्म रखने के लिए बाप के लहू में हरारत पैदा करना जरूरी था। इसलिए मैंने ऐसी चाल चली कि तुम हड़बड़ाकर बेदार हो गए और फरहाद बन गए, और ऐसे फरहाद बन गए जो देखते ही देखते दुश्मनों की शारक तक पहुंच जाया करता था। देख लो, अभी तुम एक ही रात में कितनी बरकर रफ्तारी से गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने वाले हो। क्या तुमने मेरे लहू में हरारत पैदा करने के लिए कोई चाल चली है? हाँ, बेशक।
क्या सुल्ताना ने माँ बनने का ड्रामा किया था? हाँ, तुमने मुझ पर दुरुस्त शुबा किया। मैंने लैला को तुमसे दूर करने के लिए सुल्ताना और सलमान से ताउन हासिल किया। फिर लैला को पेरिस पहुंचते ही असाबी कमजोरी में मुब्तला कर दिया। तनवीमी अमल के जरिए उसके दिमाग को लॉक किया ताकि तुम उससे राब्ता कायम ना कर सको। क्या लैला पेरिस में है? हाँ, खैरियत से है। तो फिर वो पापा डूक के साथ कौन थी? मैंने पापा डूक और लैला की डमी तुम्हारे सामने से गुजारी थी ताकि तुम लैला को अपने दुश्मन के साथ देखकर भड़क जाओ, और तुम भड़क गए। तुम्हारा दिमाग बिजली की तरह काम करने लगा है। क्या तुम समझ रहे हो कि कितनी जहानत और चालाकी से इंजीनियर जोए रोमेरो तक पहुंचे, और अब गोल्डन ब्रेन्स तुमसे दूर नहीं है। तुम एक नंबर की कुतिया हो। अब तक मुझे उल्लू बना रही थी। उल्लू नहीं, शाहीन बनाया है, और शाहीन की खासियत है झपटना पलटना, पलट कर झपटना। लहू गर्म रखने का है एक बहाना। अब तुम्हारा लहू गर्म रहेगा। इसमें शुबा नहीं कि तुमने खूब चाल चली है, मगर मेरा जी चाहता है तुम्हारा सर तोड़ दूं। क्या मेरे पास आओगी? तुम दूर से अच्छे लगते हो, फजूल रोमानी गुफ्तगू ना करना, काम की बात करो। मैं तो खुश हो गया था कि पापा डूक सेहतयाब होकर मंजरेआम पर आ गया है, मगर वह तुम्हारी भेजी हुई डमी थी। क्या उस पापा डूक को देखकर इसराइली हुकाम और गोल्डन ब्रेन्स हैरान नहीं होंगे? ये तुम मालूम करो। मैं जनरल टायर के दिमाग में पहुंचा। वो सिर्फ हैरान नहीं था, परेशान भी था। गोल्डन ब्रेन से कह रहा था, जैसे ही हमें होटल शेरटन में पापा डूक की इत्तला मिली थी, हम समझ गए कि सोनिया फ्रॉड कर रही है, क्योंकि असली पापा डूक तो हमारी निगरानी में है। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, हमारे फौजी जवानों ने ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में नकली पापा डूक का ताकुब किया और ब्रायन वुल्फ को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने टेलीपैथी के जरिए हमारे फौजी जवानों को ताकुब के काबिल नहीं छोड़ा। जनरल टायल ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई। अगर सोनिया डमी पापा डूक को पेश कर रही थी तो ब्रायन वुल्फ क्यों धोखा खा रहा था और क्यों डमी का ताकुब कर रहा था? यह सब महज एक ड्रामा था। वुल्फ हम लोगों को मुतवज्जा करने के लिए उस डमी के पीछे भाग रहा था। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, हम सब मुतवज्जा हो गए। हमने पापा डूक की डमी भी देख ली और वुल्फ भी नजरों में आकर गुम हो गया। सवाल यह पैदा होता है कि क्या सोनिया ने 2 माह की तवील खामोशी के बाद यूं ही किसी मकसद के बगैर एक डमी पेश की है? वो बहुत ही बदतरीन चुड़ैल है। उसने किसी खास मकसद के तहत ऐसा किया है। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, दूसरे मुल्कों के जासूस हमें बेनकाब करना चाहती हैं। ये सब जानते कि पापा डूक हमारी निगरानी में है। सोनिया ने उन गैर मुल्क के सुराग रसानों को हमारी तरफ लगाने के लिए वो डमी पेश की है। कोई उस डमी के जरिए हम तक नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन नतीजे की कोशिशों में शिद्दत आ गई होगी। एक आला अफसर ने पूछा, क्या पापा डूक पूरी तरह से एहतियाब हो चुका है? एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, प्लीज आप लोग पापा डूक के मुतल्लिक सवाल न करें। एक हाकिम ने कहा, हमें उसके मुतल्लिक ये तो मालूम होना चाहिए कि वो कैसा नजर आता है, उसकी नई सूरत और नई आवाज़ कैसी है। अगर कभी वो अचानक हमारे सामने आएगा तो हम पहचान नहीं सकेंगे। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, सॉरी, जिस तरह आप लोग हमारा असल चेहरा नहीं देख पाते, असल आवाज़ नहीं सुन सकते, उसी तरह पापा डूक की नई शख्सियत को नहीं पहचान सकेंगे। एक और हाकिम ने कहा, मुल्क और कौम की भलाई के लिए हमने तुम चारों गोल्डन ब्रेन्स को कभी देखना नहीं चाहा। तुम चारों को वाकई राज में रहना चाहिए, लेकिन पापा डूक को हमारे लिए पुरस्कार ना बनाया जाए। चौथे गोल्डन ब्रेन ने कहा, दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले आप लोगों के दिमाग में मौजूद हैं और आपको ऐसे सवालात पर मजबूर कर रहे हैं। एक और गोल्डन ब्रेन ने कहा, आज तक हमारे पास जितने ख्यालख्वानी करने वाले आए वो हमारी नाकिस पॉलिसियों के सबब मर गए या हमारे हाथों से निकलकर दुश्मनों की झोली में चले गए। हम पापा डूक को हाथ से जाने नहीं देंगे, उसे गहरे राज में पुरस्कार बनाकर रखेंगे। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना। मीटिंग बर्खास्त होने से पहले फिर एक बार कह दूं कि गैर मुल्की सुराग रसानों और CIA एजेंटों पर कड़ी नज़र रखें और उन्हें मुल्क से बाहर निकाल दें। इस तरह हमारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। सो फार, सी यू नेक्स्ट टाइम। चंद सेकंड के बाद टीवी स्क्रीन बुझ गया। तमाम गोल्डन ब्रेन्स नज़रों से ओझल हो गए। उनके तवील अजलास के दौरान मैं सोनिया के साथ रिहाइशगाह से निकल आया। हम अपनी अपनी कार में नेशनल लाइब्रेरी के करीब एक ज्वेलरी की दुकान के सामने आए थे। उस दुकान का मालिक एक गोल्डन ब्रेन था। दुकान के एक प्राइवेट कमरे में एक तहखाना था। वो तहखाना नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने से मुंसलिक था। यानी मीटिंग बर्खास्त होने के बाद एक गोल्डन ब्रेन इसी ज्वेलरी की दुकान से निकलकर अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाने वाला था। सोनिया इस दुकान से जरा दूर एक सड़क के मोड़ पर रुक गई। मैं नेशनल लाइब्रेरी के दूसरी तरफ आया। उधर कारों का एक शोरूम था। उसका मालिक एक दूसरा गोल्डन ब्रेन था। इस शोरूम का एक तहखाना भी नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने से मुंसलिक था। मैंने थोड़ी देर बाद देखा एक उधेड़ उम्र का शख्स शोरूम से बाहर आकर दुकान को ताला लगा रहा था। फिर वो एक कार में बैठकर वहां से जाने लगा। मैं उस कार का नंबर ज़हन नशीन कर चुका था। उससे बहुत ज़्यादा फासला रखकर ताकुब करने लगा। रात के 2 बजे थे। रास्ते में गाड़ियां बराए नाम थीं। कभी 2-4 गाड़ियां हमारे दरमियान आ जाती, कभी मैं फासला बढ़ा देता। जब उसकी कार एक रिहायशी इलाके में दाखिल हुई तो मैंने हेडलाइट्स बुझा दी, रफ्तार सुस्त कर दी। वो एक बंगले में दाखिल हो रहा था। मैंने कार रोक दी। दबे कदमों चलता हुआ उस बंगले के करीब आया। वो कार से उतरकर बंगले के अंदर जा चुका था और नाइट चौकीदार अहाते का गेट बंद कर रहा था। बस इससे ज़्यादा करीब जाना मुनासिब नहीं था। अगर एक गोल्डन ब्रेन को शुबा हो जाता या उसे नुकसान पहुंचता या वो हमारे हाथों मर जाता तो बाकी 3 गोल्डन ब्रेन्स होशियार होकर किसी दूसरी जगह रुपोश हो जाती।
हम उनके खुफिया अड्डे में जाकर उन चारों को बेहक वक्त घेर सकते थे, उन्हें और उनके अड्डे को फना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने से पापा डूक हाथ ना आता। अगर कभी इत्तफाकन सामने आता तो हम उसकी नई आवाज़ और नई शक्ल से उसे पहचान नहीं सकते थे। लिहाजा हम पहले उसका सुराग लगाना चाहते थे। वह उन चारों में से किसी एक की रिहाइशगाह में मिल सकता था। मैं वापस उसी नेशनल लाइब्रेरी के पास आ गया। थोड़ी देर बाद सोनिया भी आ गई। उसने कहा, मैंने उसकी रिहाइशगाह देख ली है, तुम सुनाओ। मैंने भी उसे नहीं छेड़ा। हमें 2 गोल्डन ब्रेन्स का पता ठिकाना मालूम हो गया है। बाकी 2 हमारी अदम मौजूदगी में यहाँ से जा चुकी हैं। उनका खुफिया अड्डा खाली होगा। हम वहाँ जाकर बहुत सी फाइलें देख सकते हैं, लेकिन कोई गड़बड़ हो सकती है। मैं इंजीनियर के चोर ख्यालात अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ। खुफिया अड्डे के तय खाने और तीसरी मंजिल के इजलास हॉल में खुफिया अलार्म या खुफिया कैमरे नहीं हैं। मैं नहीं मानती गोल्डन ब्रेन्स ने इंजीनियर को खुफिया जासूसी आलात के मुतल्लिक नहीं बताया होगा। जल्दबाजी से काम ना लो। आज हमारी नज़रों में 2 आ गई हैं, कल परसों तक बाकी 2 भी आ जाएंगे। मैंने कहा, कल परसों तक इंतजार करने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी ज़बरदस्त वारदात करता हूँ। वो लोग हंगामी इजलास के लिए फिर हाजिर हो जाएंगे। सोनिया मुस्कुराने लगी। हम अपनी रिहाइशगाह में वापस आ गए। क्योंकि रात के पिछले पहर सड़क के किनारे कार में बैठकर ख्याल ख्वानी करना मुनासिब नहीं था। पुलिस वाले परेशान करने आ जाते। मैंने आराम से एक कुर्सी पर बैठकर जनरल टायर को मुखातिब किया। वो सोने जा रहा था। वो फौरन ही उठकर बैठ गया। मुझसे बोला, मिस्टर वुल्फ, इतनी रात को आए हो, खैरियत तो है? खैरियत तुम लोगों की नहीं है। हमने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। तुम्हारे मुल्क से वापस जाना चाहते थे, मगर तुम लोग ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं। फॉर गॉड सेक, सोनिया को लेकर यहाँ से चले जाओ। हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोकेंगे। रास्ता रोक चुके हो। मेरी गैरत को ललकार रहे हो। तुम लोगों ने मेरी बीवी लैला को अगवा किया, फिर उसे पापा डूक के हवाले कर दिया। मैं इस शहर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। नहीं, गुस्सा न करो, तुम गलत समझ रहे हो। हमने तुम्हारी लैला को अगवा नहीं कराया है। हम कसम खाते हैं। कसम ना खाओ। ऐसी जलील हरकतें तुम्हारे गोल्डन ब्रेन्स करते हैं और तुम्हें खबर नहीं होती। मैं 1 घंटे की मोहलत देता हूँ। गोल्डन ब्रेन से कहो लैला के दिमाग से तनमीमी अमल ख़त्म करा दें, ताकि मैं उससे दिमागी राब्ता कायम कर सकूं। फिर उसे खसूसी त्यारे में पेरिस पहुंचा दें। अगर 1 घंटे बाद मेरी तसल्ली ना हुई तो साहली तोपों का रुख समुंदर की तरफ नहीं रहेगा, उनका रुख शहर की तरफ हो जाएगा। तुम्हारी फौज अपने ही अवाम का कत्लेआम शुरू कर देगी। देखो देखो, ऐसे चैलेंज ना करो। सुपर ताकतें भी ऐसी धमकियां नहीं देती हैं। मैं गोल्डन ब्रेन से इस सिलसिले में बात करूंगा। लेकिन वो अभी मीटिंग से उठकर आराम करने गई हैं। रात के 3 बज चुके हैं। कल सुबह बात हो जाएगी। मैं खामोश रहा तो फिर उसने मुखातिब किया, क्यों, ठीक है ना? मैं बदस्तूर खामोश रहा। वो बोला, क्या तुम चले गए हो? अरे ये क्या तरीका है? धमकी देते हो, जवाब नहीं सुनते। तुम क्या जानो गोल्डन ब्रेन्स क्या चीज़ हैं? वो बार बार तुम्हारे बुलाने से नहीं आएंगे। मैं उस फौजी अफसर के दिमाग में गया जो साहली मोर्चे का इंचार्ज था। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने एक तोपची को हुक्म दिया, तोप का रुख सनत इलाके की तरफ फेर दो। तोपची ने हुक्म की तामील की, फिर अदब से बोला, सर आपने ऐसा हुक्म क्यों दिया? अफसर ने कहा, ठहरो मैं आता हूँ। मैं अफसर को चलाता हुआ एक टॉयलेट में ले गया, फिर तोपची के दिमाग पर कब्जा जमाया। उसने अपने एक मातियत की मदद से सनदी इलाके की तरफ एक गोला दाग दिया। उस इलाके में क़यामत बर्पा हो गई। लोग चीखने चिल्लाने और जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। मैंने जनरल टायर के पास आकर कहा, तुम मेरे चैलेंज को खोखली धमकी समझ रहे थे। देखो, तुम्हारे साली तोपची ने एक फैक्ट्री में गोला बरसाया है। तुम खतरे का सायरन सुनते रहो। ये एक नमूना था। बाकी तमाशा 1 घंटे बाद होगा। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया ने कहा, मैंने धमाका सुना है, क्या करते फिर रहे हो? मैंने उसे रुदात सुनाई। वो हंसते हुए बोली, अब तो वो चारों दौड़ते हुए खुफिया अड्डे में आएंगे। मैंने कहा, काम करो, जब तक उनका इजलास जारी रहे तुम एक गोल्डन ब्रेन की रिहाइशगाह में जाओ, शायद वहां कुछ काम की बातें मालूम हो सकें। मैंने उसे दूसरे गोल्डन ब्रेन का पता और बंगले का नंबर बताया। वो माइक्रोफिल्म का नन्ना सा कैमरा और दीगर ज़रूरी सामान लेकर चली गई। रात के 3 बजे तकरीबन सारा शहर बेदार हो गया था। अगरचा एक सनती गोला इलाके की एक फैक्ट्री में गिरा था। वो फैक्ट्री बंद थी, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। खतरे के सायरन ने बाकी शायरियों को बिस्तरों से उठाकर खड़ा कर दिया था। कितने ही लोग गाड़ियां लेकर शहर से निकल पड़े थे ताकि धमाके और सायरन की वजह मालूम कर सकें। सड़कों पर गाड़ियां चलने लगीं। सोनिया ड्राइव करती हुई एक बंगले के करीब आई। गाड़ी से उतरकर पैदल चलती हुई गोल्डन ब्रेन की रिहाइशगाह के सामने पहुंची। नाइट चौकीदार जाग रहा था। वो अहाते की दीवार फांदकर एक लंबा चक्कर काटकर चौकीदार के पीछे आई, फिर उसे दबोचकर बेहोश कर दिया। इसके बाद कोई रुकावट न रही। उसने मखसूस तकनीक से मुकफ्फल दरवाजे को खोला। वह बंगला 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम पर मुश्तमिल था। दोनों कमरों में किताबों, फाइलों और वीडियो फिल्मों का अंबार था। वो फाइलें उठाकर देखने और पढ़ने लगी। उनमें से ज़रूरी कागजात की माइक्रोफिल्म उतारने लगी। बाकी किताबें और वीडियो फिल्में मालूमाती थीं। कुछ वीडियो फिल्में ऐसी थीं जो इस्लामी ममालिक के शाहों और शहजादों से ताल्लुक़ रखती थीं। ये बाकी फिल्मों पर लगे हुए लेबल से मालूम हो रही थी। मैंने उसे मुखातिब किया, सोनिया कुछ काम बन रहा है? हाँ, कुछ मवाद मिल रहा है, लेकिन गोल्डन ब्रेन की यहाँ ना कोई तस्वीर है, ना ही नाम की तख्ती लगी है। मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ। वह एक फ्रिज के पास आई, उसे खोला। 2 बोतलों में शहद रखा हुआ था। उसने दूध में एसाबी कमजोरी की थोड़ी सी दवा मिला दी।
अलमारी में कीमती हीरे जवाहरात और सोने के जेवरात थे। उसने उन्हें समेट कर एक बैग में रख लिया। उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। वो ये तासुर देना चाहती थी कि कोई चोर नाइट चौकीदार को बेहोश करके हीरे जवाहरात ले गया है। दूसरी तरफ इजलास जारी था। मैंने उन्हें बताया कि इजलास में मौजूद हूं और एक जूनियर अफसर के जरिए बोल रहा हूं। मैंने वही इल्ज़ाम लगाया कि गोल्डन ब्रेन्स ने लैला को अगवा करके पापा डूक के हवाले कर दिया है, जबकि गोल्डन ब्रेन्स कस्में खा रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मैंने पूछा, तो फिर किसने ऐसा किया है? मेरी बीवी कहाँ है? तुम हमें क्यों इल्ज़ाम दे रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा पापा डूक उसे ले गया है। तुमने जिसे देखा वो पापा डूक नहीं था, उसकी डमी थी। असल पापा डूक हमारी निगरानी में रहता है। असल तुम्हारे पास है तो नकल किसने तैयार किया है? तुम्हारे मुल्क में हमारा और कौन दुश्मन हो सकता है? बहुत हो सकती हैं। उन्होंने तुम्हें हमसे लड़ाने के लिए एक डमी तैयार की, उसके जरिए तुम्हारी बीवी को अगवा कराया और तुम्हें हमारा दुश्मन बना दिया। अगर तुम लोग सच्चे हो तो सबूत दो। कैसा सबूत चाहते हो? मैं पापा डूक के दिमाग में जाकर चोर ख्यालात पढ़ूंगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। मिस्टर वुल्फ, तुम हमें नादान बच्चा समझते हो। हमने पापा डूक पर बड़ी रकम खर्च की है, बड़ी मेहनत और जहानत से उसे तब्दील किया है, और तुम हमसे उसकी नई आवाज़ और नया लहजा मालूम करना चाहते हो। तुम क़यामत तक उसके दिमाग में नहीं पहुंच सकोगे। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारी बीवी को अगवा करके हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वो हमारे लिए बिल्कुल गैर ज़रूरी है। तुमसे दुश्मनी करने से हमें सरासर नुकसान उठाना पड़ता है। हम पागल तो नहीं है कि नुकसान उठाने के लिए तुम्हें दुश्मन बना लें। मैं नेशनल लाइब्रेरी के पास था। सोनिया भी आ गई थी। मैंने कायल होकर गोल्डन ब्रेन से कहा, तुम्हारे दलाइल मजबूत हैं, मैं अपनी धमकी वापस लेता हूँ। अब ये मालूम करूंगा कि किन लोगों ने लैला को अगवा किया है। अगर तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला तो फिर आऊंगा, फिलहाल जा रहा हूँ। ओके, गुड बाय। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। सोनिया ने कहा, मैंने एक गोल्डन ब्रेन के यहाँ वारदात की है। दूसरे गोल्डन ब्रेन के यहाँ जाना मुनासिब नहीं। मैंने वहाँ जो माइक्रो फिल्म तैयार किया उससे जाहिर होता है कि आसपास के इस्लामी ममालिक को किस तरह रफ्ता रफ्ता कमज़ोर बनाया जा रहा है, और अमेरिका इसराइल को माली और फौजी इमदाद के जरिए इस इलाके की सबसे बड़ी फौजी ताकत बना रहा है। वो मुसलमान बादशाहों के सर पर शफकत का हाथ रखता है और पैरों तले से मशरिक़ वस्ता की ज़मीन हटा रहा है। एक दिन आसपास के तमाम इस्लामी ममालिक इसराइल के ज़ेर असर होंगे और उसके महकूम बनकर रहेंगे। मैंने कहा, अगर हम किसी शाह से कहेंगे कि उनके पैरों तले से ज़मीन सरक रही है तो वो कभी यकीन नहीं करेगा। जब ज़मीन निकल जाएगी तो यकीन करने का वक्त भी गुजर चुका होगा। दुरुस्त है, हम तबाही की निशानदेही कर सकते हैं, पेश आने वाले हक़ाइक़ सबूत के साथ बयान कर सकते हैं, लेकिन अंधे मुसलमानों का मुकद्दर नहीं बदल सकते। बहरहाल वो तीसरा गोल्डन ब्रेन बाहर आ रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं उसके दिमाग से निकलकर अपनी जगह हाजिर हुआ। उधर चौथा गोल्डन ब्रेन अपनी कार में बैठ रहा था। जब वो कार आगे बढ़ी तो मैं उसके पीछे चल पड़ा। रूस, अमेरिका और दूसरे बड़े ममालिक बरसों से गोल्डन ब्रेन्स का सुराग लगा रहे थे और हम उन चारों तक पहुंच चुके थे। उनका खुफिया अड्डा भी मालूम हो गया था। उनकी रिहाइशगाहें भी देख चुके थे। ये हमारी बड़ी कामयाबी थी। बाकी दो की रिहाइशगाहों के देखने के बाद मैंने सोनिया से कहा, सुबह गोल्डन ब्रेन्स को मालूम हो जाएगा कि इंजीनियर जोए रोमेरो की बीवी मर चुकी है। वो मोहतात हो जाएंगे। उन्हें खतरा महसूस होगा कि दुश्मन उस मरने वाली के घर में कुछ ऐसी मालूमात हासिल करके गए हैं जिनके जरिए वो गोल्डन ब्रेन्स के खुफिया अड्डे तक पहुंच सकती हैं। हाँ, वो मोहतात हो जाएंगे, लेकिन वो जाएंगे कहाँ? अपने बंगलों में छुप कर रहेंगे। हम उन्हें नज़रों से ओझल नहीं होने देंगे। नहीं सोनिया, हमने गड़बड़ कर दी है। तुम्हें गोल्डन ब्रेन के चौकीदार को बेहोश किए बगैर उसकी लाइलमी में बंगले के अंदर जाना चाहिए था। अब वो सोचेंगे कि एक ही रात में इंजीनियर की बीवी मर गई और एक गोल्डन ब्रेन के घर से हीरे जवाहरात चोरी हो गए, और ब्रायन वुल्फ उन्हें तमाम रात परेशान करता रहा। इन सब बातों का ताल्लुक उनसे ही है। वो चारों बहुत शक्की और मोहतात हैं। अपनी हिफाजत के लिए वैसा कदम उठाएंगे कि फिर हमारे हाथ नहीं आएंगे। वो बोली, चौकीदार को बेहोश करना ज़रूरी था। वैसे जो हो गया सो हो गया। अब क्या इरादा है? आज ही उन चारों से पापा डूक का पता ठिकाना मालूम किया जाए। वो आसानी से नहीं बताएंगे। उन्हें कमज़ोर बनाकर उनके ख्यालात पढ़े जा सकते हैं। हम एक फ़ैसले पर मुत्तफिक हुए, फिर एक गोल्डन ब्रेन के बंगले में पहुंच गए। एक बार फिर चौकीदार को बेहोश किया। वो गोल्डन ब्रेन रात भर का थका हुआ था, गहरी नींद में डूब गया। सोनिया ने कहा, ये इत्मीनान से बेदार होगा तो आदत के मुताबिक बराई आवाज़ और लहजे में बोलेगा। अगर चौंकाया जाए तो बेख्तियार अपनी असल आवाज़ में बोल पड़ेगा। ये कहते ही उसने ख्वाबीदा गोल्डन ब्रेन के मुंह पर जोर का थप्पड़ रसीद किया। वो हड़बड़ाकर चीखता हुआ उठ बैठा। कौन है? नहीं, मेरे सामने कोई नहीं है। मैं ख्वाब में दो अजनबियों को देख रहा हूँ। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। उसने मुझे महसूस नहीं किया। हम समझ रहे थे वो चारों योगा के माहिर होंगे। ऐसी कोई बात नहीं थी। सोनिया ने उससे पूछा, पापा डूक कहाँ है? उसने पूछा, क्या तुम सोनिया और तुम वुल्फ? मौत के फरिश्तों का कोई भी नाम हो सकता है। हमारे सवाल का जवाब दो। पापा डूक के बारे में सिर्फ एक ही गोल्डन ब्रेन जानता है। अब वो गोल्डन ब्रेन कौन है, उसे हम बाकी तीन गोल्डन ब्रेन्स नहीं जानते। मैंने उसके चोर ख्यालात पढ़कर सोनिया से कहा, यह दुरुस्त कह रहा है। दूसरा सवाल करो। सोनिया ने पूछा, खुफिया अड्डे में कोई पांचवा कैसे जा सकता है? क्या नुकसान पहुंचाने वाले खुफिया इंतजाम किए गए हैं? वो बेबसी से बोला, मेरे दिमाग से हकीकत मालूम कर सकती हो, फिर मेरी जुबान क्यों खुलवा रही हो?
मैंने उसकी सोच पढ़कर कहा, यह नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने में पहुंचकर जिस कमरे में अपना हुलिया बदलने जाता है उस कमरे के दरवाजे के सामने एक नादीदा बिजली का तार है जिसे यह सुर्ख रंग के गॉगल से देखता है और रिमोट कंट्रोलर के जरिए उस बिजली के तार को ऑफ कर देता है। वो खास रिमोट कंट्रोलर इसके लिबास की एक जेब में है। सोनिया ने हैंगर में टंगे हुए लिबास में से रिमोट कंट्रोलर निकाल कर रख लिया। वो बोला, तुम लोग बाकमाल हो, सीआईए के एजेंट भी हम तक नहीं पहुंच पाते, तुम पहुंच गई। मैं सोनिया को 5वीं गोल्डन ब्रेन बनने की पेशकश करता हूँ। सोनिया ने कहा, मुझे यहूदी बनने का शौक नहीं, अब तुम हमेशा की नींद सो जाओ। वो आजिज़ी से बोला, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम अपनी पॉलिसियों के मुताबिक दूसरी कौमों के अहम अफराद को कत्ल करने के अहकामात सादिर करते रहे। एक दिन तुम्हें भी इसे अंजाम को पहुंचना था और वो दिन आ गया है। मैंने उसकी सांस रोक दी। वो कई मिनट तक सांस लेने के लिए तड़पता रहा, फिर ठंडा पड़ गया। सोनिया वहां की तमाम अहम फाइलों की माइक्रोफिल्म तैयार कर चुकी थी। उसने तमाम हीरे जवाहरात उसकी लाश पर डाल दिए। फिर हम बंगले से बाहर आ गए। दूसरे गोल्डन ब्रेन को भी इसी तरह थप्पड़ मारकर उठाया गया। वो घबराकर बोला, क्या है, कौन हो तुम लोग? तुम सोनिया हो? सोनिया अपने असल रूप में नहीं थी, लेकिन गोल्डन ब्रेन्स पर उसकी ऐसी दहशत तारी थी कि अपने सामने आने वाली को पहचाने बगैर यकीन से कह देते थे कि सोनिया उनकी शारक तक पहुंच सकती है। वो उससे सवालात करती रही। मैं चोर ख्यालात पढ़ता रहा। फिर उसकी अलमारी से रिमोट कंट्रोलर निकाल कर बोला, नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने और तीसरी मंजिल पर जाने वाली लिफ्ट के सामने नादीदा बिजली का तार है। अगरचे हमारे लिए एक ही रिमोट कंट्रोलर काफ़ी है, ताहम ये चीज़ें हम दूसरों के लिए यहाँ नहीं छोड़ेंगे। मैंने उसे जेब में रखकर उसकी भी सांस रोक दी। पापा डू के मुतल्लिक वो भी कुछ नहीं जानता था। सोनिया दूसरे कमरों में अहम फाइलें चेक कर रही थी। एक फाइल से अहम दस्तावेजात हासिल हुई। उसने उन्हें अपने बैग में रख लिया। वहां से हम तीसरे के पास पहुंच गए। वो जाग रहा था। हमें देखते उसने बड़ी राजदारी से मेज़ के नीचे लगे हुए बटन को दबाया। हम इस हरकत को ना देख सके। मैंने कहा, तुम यही सवाल करो कि हम कौन हैं, फिर हमारे बोलने से पहले समझ लो कि यह सोनिया है। वो सहमा हुआ था, गूंगा बन गया था। मैंने उसके मुंह पर एक घूंसा रसीद किया। वो कुर्सी समेत उलट गया, फिर भी कुछ ना बोला। सोनिया ने उसकी पिटाई की, फिर एक ऐसा दाव आजमाया कि वो तकलीफ की शिद्दत से चीखने लगा, छोड़ दो, फॉर गॉड सेक मुझे छोड़ दो। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया, मगर देर हो चुकी थी। उसने मेज़ के नीचे जो बटन दबाया था उसका ताल्लुक साथ वाले बंगले से था। पापा डूक उसी बंगले में था। उसे कहा गया था जैसे ही खतरे का अलार्म सुनाई दे, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर जिस हुलिये में हो उसी हुलिये में वो जगह छोड़ दे, किसी दूसरी पनाहगाह में चला जाए। मैंने उसके दिमाग से पूछा, दूसरी पनाहगाह कहाँ है? जवाब मिला, पापा डूक को अपने तौर पर कोई खुफिया पनाहगाह रखने की इजाज़त दी गई थी और ताकीद की गई थी कि अपने बॉस गोल्डन ब्रेन को भी उस जगह के मुताल्लिक कुछ ना बताए। मैंने सोनिया से कहा, पापा डूक साथ वाले बंगले में था, उसे खतरे का अलार्म मिल चुका है, वो शायद वहां से फरार हो गया है, तुम जरा देखो। वह दौड़ती हुई उधर चली गई। गोल्डन ब्रेन फर्श पर से उठना चाहता था। मैंने उसके सीने पर पैर रखकर पूछा, पापा डूक तो बड़ा ताकतवर है, हमसे मुकाबला कर सकता है, फिर तुमने उसे बुज़दिलों की तरह भागना क्यों सिखाया है? मैं नहीं चाहता था कि वो किसी मरहले पर तुम लोगों से टकराए। हमने उसके जहन में ये बात नक्श कर दी है कि उसे गोशा नशीन और गुमनाम रहकर सिर्फ ख्याल ख्वानी के जरिए दुश्मनों का मुकाबला करना चाहिए, कभी किसी का सामना नहीं करना चाहिए और ना ही अपनी पनाहगाह तक किसी को आने का मौका देना चाहिए। तुम चारों गोल्डन ब्रेन्स ने भी बरसों तक खुफिया अड्डे को छुपाए रखा, आज हम पहुंच गए, कल पापा डू की शारक तक भी पहुंच जाएंगे। मेरे दिल से बददुआ निकल रही है कि तुम कल से पहले ही मर जाओ और पापा डूक हमारे मुल्क की खिदमत करने के लिए हमेशा सलामत रहे। तो तुम्हारी बददुआ उलट गई है। मैंने उसकी सांस भी रोक दी। दूसरे कमरों की तलाशी ली। वहां से भी मुख्तलिफ अहम दस्तावेजात बरामद हुई। मैंने उन्हें रख लिया। सोनिया ने आकर कहा, बंगले में कोई नहीं है, उसके खुले हुए दरवाजे बताते हैं कि पापा डूक किसी दूसरी पनाहगाह की तरफ चला गया। मैंने कहा, अभी उसकी मुकद्दर में कुछ सांसें बाकी हैं, इसलिए बचता फिर रहा है। उसकी अलमारी में दर्जनों मेडिकल रिपोर्ट्स थीं जो मैंने अपने बैग में रख ली हैं। इंशाल्लाह हम उन कागजात के टुकड़ों के जरिए पापा डूक तक पहुंचेंगे। इसके बाद हम चौथे गोल्डन ब्रेन के पास पहुंच गए। मैंने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर उसके हाथ में ट्रांसमीटर देते हुए बोला, आला हुकाम और फौजी अफसरान से कहो, एक बहुत ही हॉट मैटर पर गुफ्तगू करना है। आधे घंटे बाद सभी को टीवी स्क्रीन के सामने रहना चाहिए। उसने मेरे हुक्म के मुताबिक यही कह दिया, फिर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। मैं उसे बंगले से बाहर लाकर कार की पिछली सीट पर बैठ गया। सोनिया ड्राइव करती हुई नेशनल लाइब्रेरी के पास आई। फिर तीनों कार से उतरकर एक दुकान में आई। गोल्डन ब्रेन इस दुकान का मालिक था। वो हमें एक कमरे में लेकर आया, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर एक चोर दरवाजे को खोला। हम उस दरवाजे की दूसरी तरफ आए, सीढ़ियों से उतरकर एक सुरंग में पहुंचे, फिर उस सुरंग से गुजरते हुए नेशनल लाइब्रेरी के तहखाने में आ गए। मैंने रिमोट कंट्रोलर के जरिए नादीदा बिजली के तार को ऑफ किया। तार के दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर एक कमरे में आ गए। वहां हमने कद्दे आदम आईनों के सामने अपना हुलिया तब्दील किया। फिर गोल्डन ब्रेन के साथ लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल के हॉल में पहुंच गए। आधा घंटा गुजर चुका था। गोल्डन ब्रेन ने कंप्यूटर और टीवी को हैंडल किया।
बड़ी सी स्क्रीन पर दूसरी तरफ बैठे हुए जनरल टायर, आला हुकाम और आला फौजी अफसरान नजर आने लगे। वो भी अपने टीवी स्क्रीन पर हमें देख रहे थे। जनरल टायर ने पूछा, आज ये तब्दीली कैसी है? तुम्हारे खुफिया अड्डे में एक अजनबी और एक औरत नजर आ रही है। सोनिया ने कहा, जनरल टायर, क्या तुम मुझे आवाज से पहचान सकते हो? सोनिया की आवाज तो इन यहूदियों को ख्वाबों में भी चौंका देती थी, फिर वो सब उसे कैसे न पहचानते। कितने ही हुक्काम और अफसरान ने शदीद हैरानी से पूछा, सोनिया तुम? मैंने कहा, हाँ, ये वही बला है जो मौत की तरह हड्डियों में भी घुस जाती है। क्या मेरी आवाज पहचान रहे हो? अब पहचानने के लिए क्या रह गया था, सब पर सख्ता तारी हो गया। वो खुफिया अड्डा जहां कोई जादूगर नहीं पहुंच सकता था, कोई टेलीपैथी जानने वाला जिसका सुराग नहीं लगा सका था, और जहां CIA की चूंटियां भी नहीं पहुंच सकती थीं, वहां हम पहुंचे हुए थे। वो जिस स्क्रीन पर गैर मामूली जहानत रखने वाले गोल्डन ब्रेन्स को देखा करते थे, आज वहां हमें देख रहे थे। सोनिया ने पूछा, क्या ये समझ में आ रहा है कि गोल्डन ब्रेन्स ने मेरे उस्ताद मोहतरम बाबा फरीद वास्ती मरहूम की साहिबजादे को अगवा करके कितनी बड़ी गलती की थी? ये महज गलती नहीं थी, इंतहाई कमीनगी थी। इसकी सजा मौत ही हो सकती थी। 3 गोल्डन ब्रेन्स को मौत की सजा मिल चुकी है, चौथा तुम्हारे सामने दम तोड़ देगा। फिर वो दम तोड़ने लगा, फर्श पर गिरकर मछली की तरह तड़पने लगा। वो लोग स्क्रीन के सामने दीदे फैलाए दम बखुद बैठे हुए थे। जब वो ठंडा पड़ गया तो सोनिया ने कहा, तुम सब कितने मजबूर हो, बेबस हो, इतनी सी बात मालूम नहीं कर सकते कि यह अड्डा कहाँ है। मैंने कहा, वैसे बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। जब यह अड्डा तबाह हो रहा होगा तो यहाँ होने वाले धमाके तुम्हारे कानों तक पहुंचते रहेंगे। सोनिया बोली, गोल्डन ब्रेन्स और खुफिया अड्डे की तबाही के बाद तुम्हारी बारी आएगी। तुम में से हर वो शख्स मरेगा जो पापा डूक को हमारे हवाले नहीं करेगा। सब एक साथ बोलने लगे, कस्में खाने लगे कि वो पापा डूक के मुताल्लिक कुछ नहीं जानते। वो गोल्डन ब्रेन्स की निगरानी में था। मैंने कहा, दुरुस्त है, वो जहां छुपा हुआ था वहां से भागकर किसी दूसरी पनाहगाह में गया है। तुम्हारे जासूस उसे तलाश कर सकती हैं, या वो खुद मजबूर होकर आला हुक्काम और फौजी अफसरान से मदद तलब करेगा। सोनिया ने कहा, हम तुम्हें 24 घंटों की मोहलत दे रहे हैं। तुम सब अपनी अपनी जान का सदका दो, सदके में पापा डूक हमें दो। मैंने कहा, तुम्हारी सलामती इसी में है। 24 घंटे बहुत होते हैं और 24 घंटे कुछ नहीं होते। उठो, भागो, अपनी जिंदगी के लिए भागो। वो सब अपनी अपनी जगह से उछल कर खड़े हो गए और वहां से यूं भागने लगे जैसे पीछे पीछे 24 घंटे का आखिरी लम्हा आ रहा हो। टीवी स्क्रीन बुझ गया था। आखिरी गोल्डन ब्रेन भी मौत की नींद में सो चुका था। मैं और सोनिया उस खुफिया अड्डे में तन्हा रह गए थे। हमने हर तरफ घूमकर वहां की एक एक चीज को देखा। अलमारियों की दराजों में जितनी फाइलें थी उन्हें पढ़कर देखा, फिर उनमें से तमाम अहम कागजात निकालकर बैग में रख लिए। गोल्डन ब्रेन्स ने हिफाजती इंतजामात के तौर पर कुछ हथियार और गोला बारूद रखे थे। हमने इस अड्डे में और तहखाने में जगह जगह बारूद बिछा दी। उसका तार तहखाने के दाखिली दरवाजे तक ले गए, फिर तार के सिरे को आग दिखाकर बाहर आ गए। जब अपनी कार में बैठकर जरा दूर गए तो पहला धमाका हुआ। उस इलाके में भगदड़ मच गई। नेशनल लाइब्रेरी की तीसरी मंजिल और तहखाने से एक के बाद दीगरे धमाके होने लगे। अब वहां के आला हुकाम और फौज के आला अफसरान को मालूम हो रहा होगा कि वो तहखाना या खुफिया अड्डा नेशनल लाइब्रेरी में था, जहां बैठकर उनके गोल्डन ब्रेन्स अपनी गैर इंसानी पॉलिसियों के जरिए दूसरे ममालिक में धमाके किया करते थे। आज उनसे ज्यादा तबाहकुन धमाके खुद उनके यहाँ हो रहे थे। सोनिया मुझसे रुखसत होकर जाने लगी। मैंने पूछा, ये तो बता दो, कहाँ रहती हो? खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आई तो मैं अपनी रिहाइशगाह से तुम्हें आवाज़ दूंगी। वो चली गई। मैंने अपनी रिहाइशगाह की तरफ जाते हुए ख्याल ख्वानी के जरिए कहा, तुमने लैला को मुझसे जुदा करके मुझे दुश्मनों के लिए मौत बना दिया, लेकिन मेरे हक में अच्छा नहीं किया। अच्छा किया है। इस उम्र में भी खिलौने के लिए जिद कर रहे हो। आदमी बनो आदमी। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे फरिश्ता बना दो। क्या लैला के पास जाओगे? जा सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा। देखो, मुझसे चैलेंज के अंदाज में ना बोला करो, वरना लैला तक नहीं पहुंचने दूंगी। एक बार तुमने चैलेंज पूरा किया, बड़ी मक्कारी से लैला को दूर कर दिया। तुम जानती हो मैं एक ही बार फरेब खाता हूँ, फिर ऐसे मामले में मोहतात हो जाता हूँ। क्या तुम मोहतात हो और मेरी मर्जी के बगैर लैला तक पहुंच जाओगे? तुम क्या, तुम्हारी मर्जी क्या? मैं इस मुल्क से निकला तो सीधा लैला के पास पहुंचूंगा। आजमाइश शर्त है। तो फिर मजनू कब पहुंच रहे? उसके लहजे में बड़ा तंज था। मैं तिलमिला गया। देखो सोनिया, मुझे ताव ना दिलाओ। मैं आज ही किसी फ्लाइट से जा सकता हूँ, मगर नहीं जा रही हो। तुम्हारी खातिर लैला की जुदाई बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम यहाँ दुश्मनों में तनहा रह जाओगी। मैं तकरीबन 22 बरस से तनहा हूँ। मर्द बिछड़ कर भूल जाता है, औरत एक एक बरस और एक एक दिन का हिसाब रखती है। मैंने शर्मिंदगी से पूछा, ताने दे रही हो? नहीं, बस एक आदत थी, जुबान पर आ गई, अब नहीं आएगी। याद करो, तुमने खुद अलहदगी इख्तियार की थी। बाबा फरीद वास्ती मरहूम के साए में जाने के बाद इंसानी ख्वाहिशात के रास्तों को हमेशा के लिए तर्क कर दिया था। क्या पारसाई और ईमान के रास्तों पर चलने वाली औरत इज़्दवाजी जिंदगी नहीं गुजारती है। बाबा फरीद वास्ती और दीगर औलिया कराम ने भी इज़्दवाजी जिंदगियां गुजारी हैं। सोनिया के साथ मैं मुखलिस होता तो वो भी मेरे साथ ऐसी जिंदगी गुजार सकती थी। मैं उसे कोई माकूल जवाब न दे सका। वो बोली, मैं इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है। मैं भी इंतकाम ले सकती हूँ। तुमने मेरी तौहीन की और मैं तुमसे इंतकाम ले रही हूँ।
मैं रिहाइशगाह में पहुंच गया था। बिस्तर पर बैठते हुए मैंने हैरानी से पूछा, तुम मुझसे इंतकाम ले रही हो? हाँ, जब मैंने देखा कि तुम बुरी तरह लैला के दीवाने हो गए हो, उसके बगैर रहना नहीं चाहते हो, तो मैं तौहीन के एहसास से जलने लगी। मुझ में क्या कमी थी कि तुमने इस तरह कभी टूट कर प्यार नहीं किया? उसे तुमसे दूर करके मुझे किसी हद तक करारा है। क्यों बकवास करती हो? तुमने मेरी जहानत को चमकाने के लिए ऐसा किया है। बेशक मैं चाहती थी कि तुम्हारे अंदर का सोया हुआ फरहाद बेदार हो जाए और मेरे अंदर की भड़कती हुई आग भी जरा सर्द पड़ जाए। देखो सोनिया, इतनी संजीदगी से झूठ ना बोलो। ये झूठ होता तो मैं तुम्हें लैला का पता बता देती, क्योंकि तुम एक बड़ा कारनामा अंजाम दे चुके हो। मैंने सोए हुए फरहाद को बेदार कर दिया है। इनाम में तुम्हें लैला मिलनी चाहिए, मगर नहीं मिलेगी। मैं खामोश होकर सोचने लगा, आखिर ये क्या नया चक्कर चला रही है? ऐसा तो नहीं कि बस औकन की तरह जलना कुड़ना और इंतकाम लेना शुरू कर दे। वो कभी ऐसे मजाज की हामिल नहीं रही। वो सिर्फ मुझे नहीं, लैला को भी चाहती थी। पता नहीं किस मकसद के तहत ऐसी बकवास कर रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारा इरादा क्या है? मैं पहले इरादा बता देती तो तुम ऐसी बर्क रफ्तारी से चारों गोल्डन ब्रेन्स को जहन्नुम में ना पहुंचाते। तुमसे ये काम निकालने के बाद ही इरादा बता रही हूँ कि मुझे तुम्हारी दीवानगी तैश दिलाती है। अपनी तौहीन का एहसास होता है, इसलिए मैं लैला को कुछ अरसे तक तुमसे मिलने नहीं दूंगी। गोया चैलेंज कर रही हो कि मैं उससे मिलकर दिखाऊं। मुझे ऐसे चैलेंज से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं एक बात जानती हूँ, ये जुदाई मुझे राहत पहुंचा रही है। जब तक राहत मिलती रहेगी, लैला तुम्हें नहीं मिलेगी। एक बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, तुम इस अंदाज में मुझे भड़का रही हो ताकि मैं लैला की तलाश में यहाँ से चला जाऊँ। तुम्हारे जाने से मुझे क्या फ़ायदा हासिल होगा? कुछ नहीं। अलबत्ता यहाँ रहोगे तो हम एक दूसरे के ताउन से जल्दी पापा डूब तक पहुँच जाएंगे। तुम पापा डूब को तनहा कत्ल करना चाहती हो, इसलिए मुझे भगा रही हो। जब तुमने वादा कर लिया है कि मैं ही उसे कत्ल करूंगी और तुम इस मामले में मुदाखलत नहीं करोगे, तो फिर मैं तुम्हें क्यों भगाना चाहूंगी? क्या तुम फिर अकल से पैदल हो रहे हो? मैं उलझ कर रह गया। वो खतरनाक बला समझ में नहीं आती थी। वाकई उसे यहाँ मेरे ताउन की ज़रूरत नहीं थी। उसे कोई ऐसी बात नहीं करना चाहिए थी कि जिससे मैं भड़क कर लैला की तलाश में पेरिस चला जाऊं। मैंने झुंझलाकर कहा, मैं सारी रात जागता रहा हूं, क्या तुम सुकून से मुझे सोने नहीं दोगी? नींद के लिए सुकून ज़रूरी नहीं है, वसूली पर भी आ जाती है। अगर लैला के दूर हो जाने से मुझे राहत मिल रही है तो तुम्हारा क्या बिगड़ता है? सोनिया, तुमसे खुदा समझे, और मैं नींद पूरी करने के बाद समझूंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर लिबास तब्दील किया, बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की, दिमाग को हदायत दी, फिर गहरी नींद में डूबता चला गया।